हेलो फ्रेंड्स, नकुल भैया आ गए बच्चा। यस सर। अपने को आज नया चैप्टर चालू करना है एज यू नो, और उसका नाम है डेप्रीशिएशन। सर हाँ बोलो बेटा। सर वो मैंने आपको डाउट बोला था ना, एक मतलब एक सम में डाउट था। बोल ले इलस्ट्रेशन। बेटा, हाँ, पहले बोल ले। इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 3.22। एक मिनट हाँ। पेज नंबर क्या बताया? 22। 3.22। बेटा BRS है ये चैप्टर, बराबर ना? हाँ सर। हाँ बेटा, पेज नंबर 3.22 पर मैं खड़ा हूँ। हाँ सर। इलस्ट्रेशन कौन सा? 8, एम आई राइट? यस सर। बेटा बोल तो कौन सा है? सर ये वो पूरा सर। मतलब मैंने कराया नहीं था। सर कराया था तो आपने एडजस्टेड कैशबुक से कराया था। आप हम लोगों का इतना बता दो, एडलेस मतलब इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, वो ओवरकास्टिंग और वो सब का प्रॉब्लम हो रहा नहीं मतलब मैंने एडजस्टेड केसबुक से करा था, यू मीन टू से। है। यस सर। अभी अपने को डायरेक्ट करने की तेरी इच्छा है, हाँ तो कौन सा पॉइंट पे तेरे को डाउट है बेटा? सर, फर्स्ट वाला वन और फिर मैं बताता हूँ। मतलब पूरा का पूरा डाउट है क्या? हाँ सर। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था तो फिर उसमें ऊपर नीचे हो गया मतलब था। क्वेश्चन तो बहुत मेरे को सिंपल दिखता है बेटा। ठीक है, मतलब सभी पॉइंट पे डाउट है क्या? नहीं सर, सभी नहीं है, खाली एक दो पॉइंट्स पे डाउट है। तो तू मेरे को बोल ना, मैं अभी खत्म करता हूँ पहले। हाँ सर। फर्स्ट पॉइंट पहला तो। पहले तो ये एज पर विच बुक अपने को बनाना है, जरा देख ले। गड़बड़ वाला शोज बैलेंस एट बैंक, बराबर है, बट यू फाइंड दैट इट डज नॉट एग्री with the balance as per the passbook. So it is balance as per cash book. Do you agree? यस सर। तो मैं वर्किंग करने को तैयार हूँ, देख ले। कैश बुक पासबुक तैयार कर देने का, एज यू नो, डू व्हाट इज डन। देख लो। पुट माइनस फॉर द स्टार्टिंग बैलेंस, तो माइनस कैश बुक रिसीट, समझ रहा है बेटा? प्लस माइनस प्लस, एनी डाउट? नो सर। अभी पहला मैं पढ़ रहा हूँ, जरा सब लोग ध्यान देना। इट इज कैश बुक स्लाइट रिवीजन फॉर BRS। On 15 December, the payment side of the cash book undercast by rupees 10,000. I repeat, on 15 December 2017, the payment side of cash book undercast by rupees 10,000. बच्चा पेमेंट साइड अंडरकास्ट है भाई जी, नकुल भाई। पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड, अंडरकास्ट 10,000। अंडरकास्ट बोलेगा तो बेटा माइनस कर। पासबुक में इसका कोई लेना देना नहीं है। देर इज माई मिस्टेक इन कैश बुक। देख लो बच्चा, डू व्हाट इज डन। कैश बुक में पेमेंट साइड में 10,000 रुपये का अंडर कास्टिंग है, तो माइनस 10,000 बता दीजिए। समझ में आया? तो माइनस प्लस, बच्चा आंसर रेडी हो गया तेरा, लेस करना है। नकुल भाई यस सर। कुछ डाउट है तो पूछो। सर अंडर कास्ट था तो आपने नेगेटिव क्यों लिया, -10,000? ऑलवेज अंडर कास्टिंग होएगा तो फिगर माइनस में शो करना, ओवर कास्टिंग होगा तो फिगर प्लस में शो करना, समझा? हमेशा। आगे भी 2-3 बार आया है बेटा ये पॉइंट। और कोई भी साइड, कैश बुक हो, पासबुक हो, रिसीट हो, पेमेंट हो, अंडरकास्ट होवे तो शो विथ माइनस साइन, ओवरकास्ट होवे तो शो विथ द प्लस साइन। ऐसा ये हमेशा के लिए। और फिर हाँ देखने का, ये माइनस है ऊपर प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। नकुल भाई ऊपर माइनस होता मान लो, तो हाँ सर। माइनस माइनस प्लस भी हो जाता बेटा।
वो फिर मैथ्स आपको देखने का, साइन के आधार पे एड लेस करने का। इसमें कोई डाउट? नो सर। दूसरा बोल, मैं आगे बढ़ू। सेकेंड वाला। सेकंड वाला मैं पढ़ता हूँ बेटा। चेक फॉर ₹131 issued on 25th of December was not taken in the bank column. बाबूजी, check for ₹131 issued was not taken in the bank column. भाई जी, मैंने चेक दिया है नकुल भाई, एक 31 का चेक दिया है 1,31,000, 25 दिसंबर को चेक दिया है, was not taken in the bank column, मतलब कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखा नहीं है। समझता है ना, कैश बुक में बैंक कॉलम में लिखा नहीं है, मतलब अपन ने अपने बुक में कैश बुक में इसका एंट्री नहीं किया है। ये कैश बुक है ना भैया, उसमें ये जो कॉलम आपके सामने मैंने रखा है डेबिट क्रेडिट, दिस आर द बैंक कॉलम। ऐसे तो कैश बुक ट्रिपल कॉलम होता है, नकुल भाई याद है क्या? यस सर। अपन जो ये वर्किंग में बता रहे हैं ना, ये बैंक कॉलम है। तो बोलो भैया मैंने बैंक कॉलम में लिखा नहीं है, मतलब इन कैश बुक ऑन द पेमेंट साइड, क्योंकि चेक इश्यू है बेटा, लिखा नहीं है। अभी मेरा इंपॉर्टेंट सवाल बता, पासबुक में ये चेक आ गया होगा क्या? नकुल भाई आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने 25 तारीख को एक चेक दिया, कैश बुक में लिखा नहीं है, देखो कैश बुक में क्रॉस मारा, उन लोग भी साइलेंट है कि हमने चेक दे दिया, तो सामने वाली पार्टी ने उसको प्रेजेंट किया होगा कि नहीं किया होगा, डिपॉजिट किया होगा कि नहीं किया होगा, उन लोग चुप है, क्वेश्चन इज साइलेंट। और मैंने एक मंत्र दिया है, क्या मंत्र दिया है? थिंक नॉर्मल। थिंक नॉर्मल। चलो अभी आजा मैदान में, बोल भाई पासबुक में एंट्री होगा कि नहीं? होगा। ये बात है, होना चाहिए ना, थिंक नॉर्मल। अरे 25 तारीख को चेक दिया तो वो आदमी 2-4 दिन में बैंक में डिपॉजिट करके क्लियर होना है रे। एंट्री इन पासबुक डेबिट साइड, आंसर लेस। देख लो भैया, आंसर तो अपने आप आता है ना। अपन एक बार सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो आंसर तो अपने आप आने वाला है, लेकिन आपको पहले ये स्टडी करना है, डू व्हाट इज डन। ठीक है नकुल भाई, आंसर लेस। एनी डाउट? नो सर। और बोल बेटा। सर लास्ट 7 नकुल भाई हम पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आप पढ़िए चलिए। तो One outgoing check of ₹350,000 was recorded twice in the cash book. Prepare a reconciliation statement. One outgoing check for ₹350,000 was recorded twice in the cash book. Prepare a reconciliation statement. बेटा आउटगोइंग चेक मतलब हमने चेक दिया है, इश्यू किया है, पे किया है। बेटा 3,50,000 का चेक मैंने कैश बुक में 2 बार लिख डाला। लिख तो डू व्हाट इज डन। कैश बुक में दिया है तो पेमेंट साइड आएगा 350 350, दिखा क्या? यस सर। अच्छा अभी बताओ पासबुक में क्या करने का, एंट्री करूं कि नहीं करूं, मैं कंफ्यूज हूं। करना पड़ेगा सर। अपन ने चेक दिया तो सामने वाला पैसा लेगा कि नहीं लेगा यार, बोलिए। लेगा। क्वेश्चन इज साइलेंट, आई डू एग्री। कैसे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, सामने वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आप कैसे बोलेंगे? थिंक नॉर्मल। कोई भी आदमी पैसा ले लेगा 2-4 दिन में। तो बाबूजी 350 की एंट्री पासबुक में विड्रॉवल साइड में दिख रही है मेरे को, तेरे को दिख रहा है बेटा? यस सर। एक 350 कैंसल, एक बच गया, ऊपर आंसर प्लस है, आंसर ऐड कर। डू व्हाट इज डन। बाबूजी मैंने पूरा चैप्टर 2 सेंटेंस में खाली खत्म किया है। पुट माइनस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, और दूसरा डू व्हाट इज डन। आप कोई भी ट्रांजैक्शन दीजिए ना, मैं अपना वर्किंग करता हूं, उसमें एंट्री करता हूं, डू व्हाट इज डन, आंसर अपने आप निकलता है। नकुल भाई यस सर। आंसर इज ओवर बच्चा।
यस सर। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर, बस एचयू बच्चा, नो डाउट सर। ए नयन भाई, कोई डाउट बेटा? नो सर। तन्वी बहन जी, नो सर। हमेशा बच्चा, नो सर। सानिका बहन जी, नो सर। अरे ये अपन ने किया है, लेकिन अभी वो टाइम मैंने एडजस्टेड कैश बुक, अरे यार एडजस्टेड कैश बुक हो या कुछ भी हो, एडजस्टेड कैश बुक में भी वर्किंग तो करना पड़ता है। एडजस्टेड कैश बुक का मैंने आपको सिखाया था बेस क्या है, कि लास्ट दिन तक के सब ट्रांजैक्शन जो करने जरूरी है वो कैश बुक में कर लो, जो उस साल के बनते हैं करने ही चाहिए, क्योंकि उस साल के है ना। नॉर्मली अपन ऐसा अगले महीने करते तो चलता है, क्योंकि अगला महीना बोलेंगे तो साल तो सेम है ना, तो अपन ज्यादा झंझट सोचते नहीं कि सर नेक्स्ट महीने में किया तो चलता है। लेकिन जब साल चेंज होता है ना तब नहीं चलता है, एंड देयरफॉर यू हैव टू प्रिपेयर द एडजस्टेड कैश बुक। मतलब ऑल द ट्रांजैक्शन व्हिच आर रिलेटिंग टू दिस मंथ एंड दिस ईयर यू पुट एंड एंटर इन योर कैश बुक, इसको बोलते हैं एडजस्टेड कैश बुक। यानी कैश बुक का बैलेंस रिवाइज हो जाता है, और फिर आपको वो रिवाइज कैश बुक को ध्यान में रख के डीआरएस बनाने का। कुछ पूछना है बेटा? चलो मैं नया चैप्टर की ओर, नकुल भाई। यस सर। एसआरएस में या स्टॉक वैल्यूएशन में किधर कुछ पूछना है? नो सर। चलिए फिर अपन नया चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं बेटा। प्लीज सी चैप्टर 5, डेप्रिसिएशन। बाबूजी भले मालूम है, लेकिन मैं तो पूरा रिपीट करता हूं, आपने देख लिया मेरा स्टाइल। अपने आप थोड़ा लिखते जाना, मैं डिक्टेशन देने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि ये चैप्टर हमने 11th में भी तो पढ़ा है बेटा। डेप्रिसिएशन, यस, fall in the value of asset, fixed asset rather, the word I must use is called depreciation। अब जी फॉल बोलेगा तो रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और बेटा ये जो फॉल है ना, मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू इज परमानेंट। मतलब ऐसा नहीं कि आज ये घट गया तो कल बढ़ जाएगा सर, ये टेम्पररी, ना ना ना, दिस फॉल इज परमानेंट। मतलब एक बार वैल्यू घट गया वो बढ़ने वाला नहीं है। So there is a permanent fall in the value of asset, that is depreciation. But depreciation is one type of loss. It is nominal account, and you have noticed that in the final account we show this depreciation in the profit and loss on the debit side. तो ये लिखते जाना, सब हल्का फुल्का है, कहीं भी आपको तकलीफ नहीं पड़ेगी, आई एम क्वाइट श्योर। इसलिए क्या थोड़ा आपका माइंड डेप्रिसिएशन की तरफ ढलता जाए, ये मैं चाहता हूं। स्टोरी का मतलब ये है बाबूजी। depreciation, it is simple word wear and tear। बाबूजी wear and tear का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज को यूज करेंगे तो वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। The meaning of wear means we are using, and therefore the life is reduced। कोई भी चीज देख लेना जीवन में, आप इसका यूज करिए बाबूजी, उसका लाइफ तो खत्म होना ही है। आप सोच लो, जो भी चीज आप यूज करेंगे उसका लाइफ खत्म होना ही है।
हाँ, लेकिन एक मैं चीज बताता हूँ नकुल भाई, ये खोपड़ी ऐसी चीज है ना जितना यूज करेंगे ना इसका डेवलपमेंट होता है, ये नेचुरल है। और यहाँ जो मैंने वेयर एंड टेयर बताया ना, ये भाई, ये जितना भी चीज की मैं बात कर रहा हूँ ना, याद रखना, दीज आर ऑल मैन मेड एसेट, मेड एसेट्स, उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन लागू होता है। नेचुरल चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन लागू नहीं होता है। खोपड़ी का जितना यूज करोगे बच्चा, खोपड़ी इतना चमकती है, खोपड़ी इतना आगे बढ़ती है, ये दुनिया का क्या मालूम कुदरत ने क्या खोपड़ी में डाला है। जरा बादाम बिदाम खाने का, चबा के बादाम खाएंगे खोपड़ी का यूज बढ़ाने का। नकुल भाई सुनता है क्या मेरे को? यस सर। बहुत चबा के बादाम खाने का, मैं भी खाता हूँ तुम लोग से भिड़ने के लिए, क्या करेगा यहाँ तो सुबह शैतान लोग आ जाते हैं सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक, और एक से एक ऐसे दिमाग वाले आते हैं ना, थोड़ा हम लोग को भी एकदम विचार करते कर देते हैं, एकदम अलमस्त खोपड़ी। हम लोग इसीलिए तो फ्रेश और फिट रहते हैं, क्योंकि सब बैच में कोई ना कोई नया कारस्तानी आता है साला, और कुछ ना कुछ नई बातें लाता है, कुछ ना कुछ नया धंधा लेके निकल जाता है, और हमको भी फ्रेश रख के जाता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन वी हैव टू चार्ज ऑन मेन मेड एसेट। एक असली बात पे आता हूँ, depreciation we have to charge on cost of asset, cost of fixed asset। घड़ी घड़ी फिक्स asset नहीं लिखो तो समझ जाना भाई। depreciation we have to charge on cost, शब्द कॉस्ट मैंने ब्लॉक लेटर में लिखा है, शायद आपका ध्यान गया हो तो। बाबू जी कॉस्ट किसको बोलते हैं, जरा सुन ले। कॉस्ट मीन्स द परचेज प्राइस ऑफ एसेट प्लस, बाबू जी, इंसिडेंटल एक्सपेंस। हम भाषण करूंगा, चिंता मत करिए, पहले लिख लीजिए। पहला मैंने वाक्य लिखा, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन कॉस्ट ऑफ एसेट, फिक्स एसेट। हाँ, तो प्रश्न आता है सर कॉस्ट का मतलब आप क्या बोलते हो? लिखा देख, परचेज प्राइस प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंस। बाबूजी परचेज प्राइस यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने में आपने खरीदा पैसा देके, दैट इज द परचेज प्राइस। और व्हाट इज इंसिडेंटल एक्सपेंस, जरा इसका खुलासा मुझे करना है। इंसिडेंटल एक्सपेंस का मतलब होता है द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बिफोर स्टार्टिंग द यूज ऑफ एसेट। Expenses incurred before starting the use of asset. बाबूजी कोई भी हम एसेट खरीदेंगे, उसका यूज चालू करने से पहले जो भी खर्चा करेंगे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंटल एक्सपेंस। और इंसिडेंटल एक्सपेंस को परचेज प्राइस में ऐड करना है, आप देख सकते हो। इंसिडेंटल एक्सपेंस को परचेज प्राइस में ऐड करना है, आप देख सकते हो। मतलब उसके जरिए अपना एसेट का कॉस्ट बढ़ता है। मैं दो चार उदाहरण देके तेरे से बात करता हूँ, जरा देख ले। बाबूजी मैंने लैंड लिया है, मान लो 50 लाख का, तो इसके ऊपर हमको वो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देना पड़ेगा, लीगल चार्जेस, वकील का प्रोफेशनल फीस देना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का जो भी खर्चा है, तो क्या सब करिए ना सर, रजिस्ट्रेशन का खर्चा करना पड़ेगा, तो क्या करिए ना सब। बाबू ये सब मिला के आया 5 लाख का खर्चा। तो बच्चा ये लैंड की कीमत मेरे घर में 55 लाख की हो गई। देख लो बेटा, 50 लाख प्लस 5 लाख, सबका छोटा छोटा खर्चा मैंने ऐड किया, एक एक अलग अलग नहीं लिखा, सबको 5 लाख बताया नकुल भाई। स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, वॉट एवर द प्रोफेशनल फीस, लीगल चार्जेस, कोर्ट फीस, वकील का खर्चा, टाइपिंग का खर्चा, यहाँ तक कि है
वो कमीशन एजेंट का ब्रोकरेज भी लिख ले। सब मिला के 5 लाख हुआ होगा। तो ये लैंड की कॉस्ट 55 लाख पकड़ने का। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, बाबूजी मान लो मैंने कोई मशीन खरीदा 10 लाख, फिर वो मशीन को मैं अपने फैक्ट्री तक लाऊंगा तो बाबूजी ट्रांसपोर्ट का खर्चा करना पड़ेगा, फ्रेट का खर्चा करना पड़ेगा। तो सर करो ना बाबूजी, उसका फिटिंग का खर्चा करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस, यानी इसका दूसरा नाम है इरेक्शन चार्जेस। बाबूजी इसका फिटिंग बराबर किया है कि नहीं, कोई इंजीनियर को बताएंगे, उसका सुपरविजन चार्जेस देना पड़ता है, सुपरविजन चार्जेस भी दीजिए। अरे भाई ये सब खर्चा किया कितना लाख रुपया हो गया? तो क्या सर जी 2 लाख रुपया चला गया, यानी कि मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? तो क्या 12 लाख। नकुल भाई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी है आपको फिक्स एसेट के अंदर ऐड करना है, सो यू गेट द टोटल कॉस्ट 12 lakhs। मिला नकुल भाई? यस सर। अभी मैं सीधी सी बात करता हूं कि कुछ एंट्रीज आपको देना चाहता हूं, जरा लिखते जाना फटफट। जर्नल एंट्रीज, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फर्नीचर हो, जो भी हो, बच्चा एंट्री पकड़, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। लिखा क्या रे? फिक्स एसेट टू कैश और बैंक। सेकंड, incidental charges incurred, incidental expenses incurred। बोलो एंट्री बेटा। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। Next, please listen. Depreciation charge at the end of every year. Take down. Third point. Depreciation charge at the end of every year. I said every year. मतलब क्वेश्चन में घड़ी घड़ी तेरे को रिमाइंड नहीं करेगा है कि भाई साल खत्म हो गया लगाओ डेप्रिसिएशन। ये आपको अपने आप समझ के डेप्रिसिएशन चार्ज करना एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। चलो, व्हाट इज द एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। नेक्स्ट 4, बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर। बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, बच्चा देख लो।
चलो, मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज कर डाल बच्चा। डेप्रिसिएशन जो डेबिट था उसको क्रेडिट कर ले और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर ले। एंट्री डेप्रिसिएशन को क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। चलो, सेल ऑफ एसेट, जो खरीदा है वो भविष्य में हम बेचेंगे 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, कभी भी 10 साल के बाद। बच्चा वो मशीन, मोटर कार जो भी आप बेचेंगे। तो जो परचेज का एंट्री था ना बेटा, रिवर्स एंट्री, परचेज का एंट्री क्या था नकुल भाई बोलो तो? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो अभी सेल का एंट्री रिवर्स कर डाल बेटा, पैसा आएगा ले ले। एंट्री बोले कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। खास सूचना, इंपॉर्टेंट, depreciation to be charged on sale of fixed asset on sale of fixed asset for the period used। ये जरा समझना शब्द, for the period used। तीसरी बार बोलता हूं, for the period used। बाबूजी फिक्स एसेट मैंने बेचा तो क्या ठीक है सर, बेचा तो ये मत समझना 1 जनवरी को बेचता है या लास्ट दिन 31 दिसंबर को बेचता है। बच्चा हम कोई भी दिन में मिडिल ऑफ द ईयर में बेचेगा। तो जो भी तारीख को बेच रहा हूं उस दिन तक का डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना है। इसका मतलब है फॉर द पीरियड यूज्ड। नकुल भाई पढ़ो तो क्या लिखा है 6 में। Depreciation is to be charged on sale of fixed asset for the period used। हाँ, फॉर द पीरियड यूज मतलब 3 महीने के बाद बेचा है तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन ले। वो साल चालू हुआ 4 महीने के बाद बेचा है तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन ले। वो ऐसा बाबूजी आपने फॉर द पीरियड यूज शब्द याद रखना है। चल भाई एंट्री ले ले, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। आगे भी आपने डेप्रिसिएशन का एंट्री देखा, देखो तो बच्चा एंट्री नंबर 3 था, फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। मैंने बोला था एवरी ईयर। नकुल भाई एवरी ईयर के पीछे भी जादू है। हाँ, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो उसका वही एंट्री था, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, और वही एंट्री वापस आया, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट। तो वो ऊपर वाली एंट्री और ये डेप्रिसिएशन की एंट्री में क्या फर्क है? एंट्री सेम है मगर वहां एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मतलब हर साल को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है नकुल भाई, और यहाँ सेल के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया फॉर द पीरियड यूज। तेरा पकड़ो रे, एंट्री सेम है, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट, लेकिन दोनों के पीछे का जो लॉजिक है, लॉजिक अलग है। उधर साल के अंत में हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करो या नहीं करो, और यहाँ पे बाबूजी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फॉर द पीरियड यूज्ड। चलो नेक्स्ट 7, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। बच्चा लिखे
बाबूजी, हमने फिक्स एसेट बेचा, ठीक है, सेलिंग प्राइस जो भी आया अपन ने एंट्री पास किया, एंट्री नंबर 5, जितना यूज किया फॉर द पीरियड यूज डेप्रिसिएशन चार्ज किया एंट्री नंबर 6। अभी क्योंकि अभी मैं आपके सामने 2 पॉइंट रखने जा रहा हूं, प्रॉफिट और लॉस। देखो भाई, एसेट बेचा है तो उसके पीछे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बाबूजी, एसेट बेचा है तो उसके पीछे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। जरा सुनना, प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है बच्चा? प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन बुक वैल्यू। मैंने कॉस्ट शब्द नहीं वापरा है, पॉइंट टू बी नोटेड। बुक वैल्यू, कॉस्ट का मतलब होता है खरीद कीमत। ए भाई पकड़ना ठीक से। बुक वैल्यू का मतलब आज बुक में जो वैल्यू है इज कॉल्ड बुक वैल्यू। नयन भाई शब्द पकड़े। I have clearly mentioned here book value and not the word cost. Cost means the purchase price आगे लिखा था, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था, इफ यू रिमेंबर। बुक वैल्यू का मतलब क्या है? आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन कितना, टोटल इतने सालों का, कॉस्ट में से माइनस किया। यहां तक कि 3 महीने का भी वो आगे अपन ने यूज किया तो वो भी डेप्रिसिएशन गिन डाल, सब माइनस कर डाल। टोटल डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल माइनस करो, तो सेलिंग प्राइस माइनस टोटल अपना जो डेप्रिसिएशन, वो कॉस्ट में से माइनस करो, यू गेट बुक वैल्यू। लिखना है तो लिख लें। बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन from the beginning till the date of sale. So cost minus total depreciation from the beginning till the date of sale. अब जी बुक वैल्यू इसको बोलते हैं कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट कभी होता है व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। बाबू जी जरा एंट्री मेरे को बोलने दे। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन बुक वैल्यू। बाबू जी देख लो एंट्री, सेल की एंट्री देखा तो प्रॉफिट की एंट्री, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चल भाई लॉस का एंट्री पकड़। लॉस किसको बोलेंगे? तो कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन बुक वैल्यू। नाउ व्हाट इज बुक वैल्यू? नो नीड टू स्पेसिफाई अगेन। लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करे, बच्चा एंट्री ले रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। टू फिक्स एसेट। तो बाबू जी टोटल मैंने आपके सामने ये 7वीं एंट्री में ए और बी 2 पार्ट दिए, 1 फॉर प्रॉफिट, 2nd फॉर लॉस। ये बेसिक एंट्रीज है, इट इज नॉट द एंड, इट इज द बिगिनिंग। बाबूजी चर्चा जारी रहेगी, फुल थियरी है, प्रैक्टिकल
आने में टाइम तो लगेगा, लेकिन ये सब जरूरी बात है कि डेप्रिसिएशन चैप्टर की शुरुआत में मुझे ये सब जानना जरूरी है। असली बात पर आता हूं, कुछ थियरी के पॉइंट्स और लेके आगे। बाबूजी, व्हाट इज द objectives of providing depreciation? बाबूजी, डेप्रिसिएशन मैंने तो बोला ना, चार्ज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन? क्यों डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए, जरा सोच लीजिए बाबूजी। उसके कारण मुझे बोलने हैं। एक, टू कैलकुलेट करेक्ट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। बाबूजी, आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करें और ऐसे ही फाइनल अकाउंट खत्म करें नकुल भाई, तो आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी हो तो गलत है बच्चा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी एक प्रकार का खर्चा है, लॉस है, वी कैन नॉट इग्नोर। तो टू कैलकुलेट द करेक्ट नेट रिजल्ट, नेट प्रॉफिट नेट लॉस को बोला जाता है नेट रिजल्ट, लिखना तो शब्द पकड़ बाबूजी। To find out the net result, you must charge the depreciation. That is the first reason. Second thing, to find out true and fair value of fixed asset. जरा सोचिए ना, आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे तो एसेट तो बुक में जितना अमाउंट का खरीदा है वो वैसा वैसा ही पड़ा रहेगा 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। तो एसेट का जो खरीद कीमत है, कॉस्ट, 2 साल के बाद भी एसेट उतने का ही दिखेगा, 3 साल के बाद भी एसेट उतने का ही दिखेगा, क्योंकि आपने उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। तो सीधी बात है कि डेप्रिसिएशन सर चार्ज करना चाहिए, तो ही आपको मालूम पड़ेगा आपका फिक्स एसेट का असली वैल्यू आज कितना है। बाबूजी, मैंने ये लैपटॉप 50,000 का लिया तो बुक में 50,000 ही पड़ा रहेगा, थोड़ी चलेगा। बाबूजी, आज बेचने जाएगा तो ये लैपटॉप का 10,000 भी नहीं आने वाला है। क्यों? तो कैसा डेप्रिसिएशन हो गया ना, तो वो डेप्रिसिएशन मुझे माइनस भी तो करके दिखाना चाहिए ना। नहीं दिखाएगा और बुक में वो लैपटॉप 50,000 चलता रहे एवरी ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, मीन्स माई बुक्स आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू। बाबूजी, हर चीज का वैल्यू जो है वो दिखाइए, इसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। तो डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए ताकि एसेट सही वैल्यू पे आपको दिखता है। नेक्स्ट बाबूजी, जरा देखना इधर, एसेट का ये कॉस्ट है, मतलब हमने इतने में खरीदा है, जो भी 1 लाख 2 लाख जो भी, मैंने आंकड़ा नहीं लिखा, चित्र बनाया। तो ठीक है सर, जो भी अमाउंट होगा इतने में आपने खरीदा है, हमने मान लिया, एक चौरस सा रेक्टेंगल सा बनाया, मान लिया, चलो। फिर क्या, हम इसको यूज करेंगे तो हर साल इसका वैल्यू कम होगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा। दूसरे साल भी यूज करेंगे तो क्या वापस डेप्रिसिएशन लगेगा। तीसरे साल भी यूज करेंगे तो क्या सर डेप्रिसिएशन लगेगा। मैं जानबूझ के थोड़ा अलग अलग चित्र डिजाइन करके बताता हूँ कि आई एम चार्जिंग डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। यू सी, मैं ये बता रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ एसेट इज फॉलिंग ईयर आफ्टर ईयर। पहले एक लेयर कम किया, फिर दूसरा लेयर कम किया, देखो ना मैं कैसे ईयर आफ्टर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ बच्चा, है ना, डिजाइन अलग अलग बना के।
चौथा साल का डेप्रिशिएशन भी बताया। तो ठीक है सर, आप बोलना क्या चाहते बोलिए ना। बच्चा, एक दिन ऐसा आएगा कि एसेट पूरा ढल जाएगा एक दिन ऐसा आएगा कि एसेट पूरा स्क्रैप हो जाएगा, भंगार हो जाएगा, फेंक दो। तो यहाँ से वो तो आएगा ही। फिर क्या क्या बिजनेस बंद कर देना है? तो आप बोलेंगे सर नया लेना पड़ेगा। अरे बच्चा, नया फोकट में मिलता है क्या? बाबूजी, अच्छा बिजनेसमैन, सच्चा बिजनेसमैन वही है जिसको पहले से मालूम था कि ये लाइफ ऑफ एसेट है, ये एक न एक दिन खत्म होने वाला है, इसका स्क्रैप होने वाला है, और कुछ साल के बाद मुझे इसको नया भी खरीदना पड़ेगा। तो शायद आदमी क्या करता है, सुन, जो पहले साल का डेप्रिसिएशन था ना, उतना पैसा वो बाजू में जमा करके रखेगा। फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन, देखो मैंने बाजू में पैसा जमा किया नकुल भाई, फिर दूसरे साल में पैसा जमा कर रहा हूँ, फिर तीसरे साल में पैसा जमा कर रहा हूँ, फिर चौथे साल में पैसा जमा। जितना डेप्रिसिएशन है बेटा, उतना पैसा मैं जमा कर रहा हूँ। आप देखिए ना, इधर एक बाजू मेरा डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, तो दूसरी बाजू देखो मेरा एक्यूमुलेशन ऑफ मनी हो रहा है। कुछ साल के बाद आप भी मानते हो कि एक दिन आएगा कि मेरे पास पूरा पैसा जमा हो गया होगा। ये चित्र देख बराबर। एक बाजू मैंने एसेट का वैल्यू फॉल होते बताया, कॉस्ट देख, और दूसरी बाजू देख ले, मैं एक्यूमुलेशन कर रहा हूँ। एक्यूमुलेशन का मतलब पैसा जमा करना, और करना चाहिए बाबूजी सबने। एक्यूमुलेशन, पैसा जमा करने की आदत डालनी पड़ती है। क्यों डालनी पड़ती है? क्योंकि बच्चा 10 साल 15 साल के बाद तेरे को मालूम था कि मशीन तो खत्म होने ही वाला था, तो तभी नया नहीं लेना पड़ेगा क्या? तो तभी पैसा कहां से लाएगा एक साथ में? तो गुड बिजनेसमैन इज वन who make the proper arrangement, knowing that after few years this asset is going to be scrapped, and that time I will have to purchase the new asset. अरे तो पैसा कहां से लाएगा तभी? तो पहले से सोच के रखना था ना बाबूजी। अच्छा बिजनेसमैन देखो यही काम करता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन चार्ज क्यों किया जाता है? तो क्या, होशियार इंसान बाजू में पैसा जमा करता है। ठीक है, लिख लेना बाबूजी, ये चित्र में से सब कुछ समझ लो। लिखा? चित्र बना लो, अच्छा लगेगा। जो मैंने स्टाइल से, मैंने आंकड़ा नहीं रखा है, मैंने कोई शब्द नहीं लिखा है, लेकिन पूरे चित्र से आपको माइंड में फिट किया हूं कि एक न एक दिन एसेट खत्म होगा, मेरे पास नया एसेट लेने का पैसा होना चाहिए। तो मैंने दूसरा चित्र बनाया, देखो धीरे धीरे वो पैसा जमा होके कैसे बढ़ रहा है। बाबूजी, लड़की के माँ बाप होते हैं ना, वो हमेशा लड़की के जन्म से ही थोड़ा थोड़ा पैसा बाजू में रखते, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको 20 साल के बाद इसका शादी ब्याह करना पड़ेगा, तो तभी पैसा लगेगा। तो पहले साल से थोड़ा थोड़ा सेविंग कर लेते हैं। ये एक उदाहरण है एक्यूमुलेशन का, देख लो। एक्यूमुलेशन मतलब जमा करना। कुछ साल के बाद वो पैसा जो अपन सोचते हैं टारगेट, उधर पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ा इधर उधर वन कैन मैनेज यार। चलो, वाई टू चार्ज डेप्रिसिएशन, ये मेरा सवाल है, डिस्कशन है फर्दर टू फाइंड आउट करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाबूजी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम
कोई भी चीज बनाएंगे तो उसका खर्चा आता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाबू जी, तो मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, ऐसे डेप्रीशिएशन भी एक खर्चा है भाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर जो आपको फाइंड आउट करना है तो डेप्रीशिएशन भी ऐड करना चाहिए। नकुल भाई सुनता है क्या भाई? किधर गायब है वो नकुल भाई? नकुल भाई दिखते नहीं, गजब है। थोड़ा मोबाइल चालू करके भाग जाते हैं क्या चाय पानी करने को? बोलो। टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन का कितना खर्चा आया। बाबू जी डेप्रीशिएशन भी एक मेरा खर्चा है, आई शुड नॉट फॉरगेट। जैसे मटेरियल का खर्चा है, लेबर का खर्चा है, जगह का भाड़ा चुकाएंगे तेरे को, वो सब खर्चा दिखता है। बाबू जी याद रखना, एक शब्द देता हूं अच्छा लगेगा। अपन एक बार मशीन ले लिया 10 लाख का, 20 लाख का, जो भी, तो डेप्रीशिएशन ये मेरे को पैसा चुकाना पड़ता है, पे द अमाउंट। जब भी मशीन खरीदेंगे तो पैसा तो देना पड़ता है ना। लेकिन डेप्रीशिएशन कैसा खर्चा है मालूम है बाबूजी? डेप्रीशिएशन में पैसा चुकाना नहीं पड़ता है, मतलब वो खर्चा जरूर है बट यू डोंट हैव टू पे। सो डेप्रीशिएशन इज वन टाइप ऑफ नॉन मॉनेटरी कॉस्ट, नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस। जरा लिख लेना ये शब्द, क्योंकि हर साल डेप्रीशिएशन अपन बोलते हैं लेकिन उसका पैसा चुकाना नहीं पड़ता है। क्यों नहीं चुकाना पड़ता है? क्योंकि मशीन जब भी खरीदा तभी एक साथ पैसा चुका दिया, डेप्रीशिएशन का पैसा चुकाना नहीं पड़ता है। तो कोई लोगों को डेप्रीशिएशन खर्चा दिखता नहीं है। अरे बाबू भाड़ा चुकाता है तो भाड़ा का खर्चा दिखता है, मटेरियल खरीदेंगे पैसा देंगे तो वो खर्चा दिखता है, लेबर को पैसा देते तो दिखता है खर्चा है। डेप्रीशिएशन इज नॉन मॉनेटरी कॉस्ट, और याद रखना इट इज इनविजिबल कॉस्ट। ये दिखता नहीं है मगर खर्चा है। भाड़ा सबको दिखता है ना कि भाई ये दुकान का भाड़ा कितना, ये फैक्ट्री का भाड़ा कितना, चुकाते हैं ना अपन। इलेक्ट्रिक का बिल अपन चुकाते तो अपने को वो खर्चा दिखता है कि सर इलेक्ट्रिक का बिल कितना है। तो डेप्रीशिएशन का दिखता है तेरे को? बाबूजी नहीं दिखता है, मगर ये खर्चा है। देयरफॉर आई हैव क्लियरली मेंशन डेप्रीशिएशन इज नॉन मॉनेटरी एक्सपेंस, इट इज इनविजिबल कॉस्ट। तो डेप्रीशिएशन क्यों चार्ज करना चाहिए? जरा खोपड़ी में रगड़ मेरी बातों को। चलो भाई, यस सर। अभी असली बात पे आता हूं बाबूजी। हाउ मच डेप्रीशिएशन अमाउंट टू बी चार्ज? लो भाई, कितना डेप्रीशिएशन लगाने का यार? पहली बात तो आपने मान लिया डेप्रीशिएशन खर्चा है, लॉस है, ये नॉमिनल अकाउंट है, ये मेरा कॉस्ट है, सब आपने स्वीकार कर लिया। हर साल डेप्रीशिएशन लगाना चाहिए, ये भी आपका खोपड़ी अभी हाँ बोलने लगा। तो असली सवाल पर धीरे धीरे आ रहा हूं कि बच्चा कितना डेप्रीशिएशन चार्ज करने का। बाबूजी एक सीधी सी बात है, एक कार डॉक्टर खरीदे, देखना नयन भाई, डॉक्टर पढ़ा लिखा इंसान है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड आदमी होता है। एक कार डॉक्टर खरीदे और वही कार, ऐसी ही कार उसी दिन को टैक्सी वाला खरीदे। क्यों भाई? दोनों ने सेम कॉस्ट चुकाया है। मान लो गाड़ी खरीदा 5 लाख का, दोनों ने एक ही दिन, 5 लाख दोनों का कॉस्ट हो गया। आप बाबूजी 3-4 साल के बाद जरा गाड़ी की
हालत देखने जाइए। बोलो भाई, एक गाड़ी डॉक्टर ने खरीदा था, वो अपने घर से क्लिनिक वगैरह जहां भी जाना है एकदम परफेक्ट गाड़ी का मेंटेन करेगा, लिमिटेड यूज करेगा, 4 साल के बाद भी आपको गाड़ी अच्छी दिखेगी। और जिसने टैक्सी बना के यूज किया, बाबूजी देख लेना, दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजा हाथ में आ जाता है। हकीकत है, उन लोग रफ एंड टफ चलाते हैं। ये मरीन लाइन के बाजू में मैं टैक्सी में बैठा हूँ, अरे हमारे मलाड के उधर रिक्शा में बैठा हूँ, मलाड इसमें वो शेयर रिक्शा चलाते हैं। अमीशा बिन जी, पीछे 4 बैठते हैं, ड्राइवर के बाजू में 2 बैठते हैं, ड्राइवर खुद, टोटल बैठते हैं 7 लोग एक रिक्शा के अंदर। अंदर जाने के बाद हिलने का नहीं जब तक उधर पहुंचेंगे नहीं। जैसे बैठे हो चुपचाप बैठो, स्टेच्यू। मैं तो रोज देखता हूँ, मंदिर जाता हूँ मलाडिस में, और शेयर रिक्शा चलता है उधर। मतलब जितना पैसेंजर को बैठना है बैठ लो, और पब्लिक को भी जमा जाने का फटाफट। तो ड्राइवर के बाजू में 2 बैठते हैं, पीछे 4, और ड्राइवर खुद। एक रिक्शा में 7 को भर के एकदम भाग रही है गाड़ी। सबका यहाँ से पैर बाहर होता है, यहाँ से पैर, किसका मुंडी जैसा है तो के चले रहो। कभी ऐसे बैठे आप लोग 7-7 8-8 में? हम लोग बैठे, हमारे गांव में भी ऐसे ही चलता है। टू द पॉइंट, डेप्रिसिएशन उसका ज्यादा होगा। मेरा मुद्दा था डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप कितना चार्ज करेंगे यार, आपकी मर्जी से थोड़ी चलता है। एक जनरल बातें करता हूँ, ये तो मैंने एक एग्जांपल रखा, वो डॉक्टर का गाड़ी और ये टैक्सी ऐसा करके। बाबूजी, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर अपन चार्ज करते हैं, उसका अंदाजा कैसे लेते हैं? एक, हाउ मच डेप्रिसिएशन अमाउंट टू बी चार्ज, इट डिपेंड्स ऑन 1, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। बाबूजी, वो फिक्स एसेट कितने का है? अभी देखो, मैंने वो गाड़ी बताया, डॉक्टर ने गाड़ी लिया, वो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी लिया, कितने का गाड़ी लिया बोला मैंने नयन भाई? 5 lakhs. 5 लाख। अब देखना, तो मुझे आप अंदाज से बताओ कितने का डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए? नयन भाई, आप ही से पूछ रहा हूँ, कुछ भी बोलिए ना, मेरे को ऐसे ही बोलवाने का। 10%, 5%. 10% वगैरह, मतलब कितना अमाउंट आएगा? 50,000 जितना है ना बेटा, 5 लाख का। ये तो समझता है बच्चा? Yes, sir. अब मैं जो बोलता हूँ सुनना। ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना बोला नयन? 50,000. ये तन्वी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना बोला? 50,000. अब मैं क्या बोलता हूँ देखना, वो डॉक्टर ने मर्सिडीज गाड़ी खरीदा था रे, 90 लाख का गाड़ी था रे। क्लिनिक से घर, ये वो हॉस्पिटल उतना ही, तो 4 लाख का 5 लाख का गाड़ी भी उतना ही चलने वाला है, ये 90 लाख का गाड़ी। मुझे खाली इतना बताना, अभी मर्सिडीज का है, बोलो भाई डेप्रिसिएशन 50,000 लगेगा कि ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगे। क्यों भाई, गाड़ी तो उतनी ही चली है, उतना ही किलोमीटर चली है, घर से क्लिनिक हॉस्पिटल। सानी का बच्चा, ज्यादा लगेगा सर। हाँ, आप समझ गए क्यों ज्यादा लगेगा? चला तो किलोमीटर उतना ही है। अरे बोलिए ना, 5 लाख का गाड़ी भी उतना ही किलोमीटर चला है, और 90 लाख का गाड़ी भी उतना ही किलोमीटर चला है। तो आप बोलेंगे सर वो 90 लाख का है, यानी डेप्रिसिएशन 90 लाख पे लगेगा, और वो 5 लाख का गाड़ी था तो डेप्रिसिएशन 5 लाख का लगेगा। मतलब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। देखो आ गई ना बात मुद्दे पे। आपको इतना भाषण लिखना बिखना नहीं है, मगर आपका खोपड़ी खुलना चाहिए मेरी बातों से। क्या विचार आपके आगे बढ़ने चाहिए। So amount of depreciation depend upon the cost, first point. Second, amount of depreciation depend on, Babuji, expected useful life of asset. Babuji, depreciation always based on the useful
लाइफ ऑफ एसेट। बाबू जी कुछ एसेट देखो फटाफट उसका यूज होके जीरो हो जाता है, और कुछ एसेट तो लॉन्ग लास्टिंग है सर। तो सीधी बात है, जो फटाफट यूज हो जाएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी फटाफट खत्म करना पड़ता है उसको जीरो, और जो लॉन्ग लास्टिंग है तो उसका डेप्रिसिएशन थोड़ा थोड़ा करके लंबे समय तक जाता है। तो डेप्रिसिएशन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एक्सपेक्टेड लाइफ। एंड वन मोर थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है एस्टिमेटेड रेसिडियल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू। बाबू जी स्क्रैप वैल्यू क्या है, मैं मीनिंग बता दूं। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू यानी भंगार की कीमत। बाबूजी जब यूजफुल लाइफ एसेट की खत्म होती है ना, फिर वो एसेट आप भंगार में कितने में बेच सकते हो, इसको बोला जाता है स्क्रैप वैल्यू। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ की स्क्रैप वैल्यू भी ज्यादा होती है बाबूजी। क्यों? तो कि उसके अंदर का जो पुर्जा है, उसके अंदर का जो इंजन है, उसके अंदर का जो भी वो यूजफुल होता है इवन आफ्टर फ्यू इयर्स। तो जिसका रेसिडुअल वैल्यू ज्यादा रहेगा ना, सीधी बात है, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कम लगेगा, क्योंकि वो अपने को पैसा तो वापस आ गया ना, तो अपन यूज किया लेकिन पैसा तो वापस आ जाता है, तो डेप्रिसिएशन वहां पे कम लगता है। तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, दैट डिपेंड बाबूजी। फर्दर मेरे को ये भी बोलना है कि समय के साथ एसेट का लाइफ चेंज होता है, दैट इज अ फ्लक्स ऑफ टाइम। याद रखना, अ फ्लक्स ऑफ टाइम मींस विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय खत्म होता है ना, ऑटोमेटिक एसेट की लाइफ खत्म होती है। बाबूजी एक मेरा दोस्त था, इंजीनियरिंग में वो पढ़ता था, केमिकल, अभी तो बहुत बड़ा हो गया, बहुत साल से मिला नहीं है, 10-1 साल से। नयन भाई वो है ना, जहाँ पढ़ता था ना वहां उसको एक बुक इश्यू किया था, इफेक्टिव स्टडी, और फिर उसने मेरे को दे दिया था बुक, मैंने अपने लाइब्रेरी में रखा था, फिर क्या मालूम किधर चला गया। मगर वो बुक के अंदर एक चित्र था, ये चित्र मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक नया गाड़ी खरीदा, अब फर्स्ट क्लास 25 लाख का। बाबूजी ये गाड़ी उधर ही खड़ा रखा अपन ने, नो यूज। तो बताइए ये गाड़ी का रंग रूप कलर ये वो टायर, मुझे बताना 10 साल के बाद कैसा हो जाएगा? वैसे का वैसा रहेगा टनाटन, क्योंकि मैंने तो यूज ही नहीं किया, बोला ना, कोई खुले में पड़ा था, धूप बारिश जो भी बोलो, मेरे ग्राउंड पे गार्डन पे खुला है। 10 साल के बाद ये गाड़ी का शक्ल कैसा रहेगा? जरा भी यूज नहीं किया एक भी दिन, नयन भाई ऐसा ही रहेगा कि गाड़ी मोरलेस खत्म हो गई होगी? more or less खत्म हो गई। सीधी बात है, मोरलेस खत्म, क्यों भाई? यूज नहीं किया ना। बाबूजी ये चित्र उसने वहां बताया था इफेक्टिव स्टडी में, इफ यू डोंट यूज इवन देन द पावर of that asset is reducing or getting zero after few years। उसने उसके ऊपर से ऐसा बोला था, अभी असली बात बोल रहा हूं, हर इंसान के पास नयन भाई ब्रेन होता है, and if you don't use the brain then after few years the power of brain becomes zero। if you don't use the car after few years that
कार बिकम मोर और लेस जीरो, यूजलेस। क्यों भाई, नया था ना, फर्स्ट क्लास था ना, 25 लाख का था ना। तो कहा सर जो भी है अभी आप भूल जाओ, 10 साल हो गया, पढ़ा है मैंने, कहा यूज किया। तो क्या आप अपना खोपड़ी का भी यूज नहीं करो, थोड़े साल के बाद खोपड़ी खलास हो जाएगा। मतलब यूज इट। मैंने ऐसा ही एग्जांपल इधर रखा तेरे खोपड़ी में डालने के लिए। कोई भी चीज का लाइफ समय के साथ खत्म हो जाता है। उसने वहां पे स्टडी पे डाला था कि खोपड़ी का यूज करो ताकि आप बाबूजी अपना यूज कर सकते हो जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। बाबूजी एक और बात बोल दूं आखिरी, बिफोर आई कंप्लीट दिस। फ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब समय के साथ वैल्यू खत्म होती है। और आखिरी बात बाबूजी, ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस मतलब क्या होता है? आउटडेटेड। ऑब्सोलेसेंस यानी आउटडेटेड। बाबूजी तुम लोग पैदा हुए नहीं थे ना, उसके पहले का मेरे पास मोबाइल है, नोकिया का, टू 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 बजता था, अभी भी चालू है। नयन भाई उसके बाद दूसरा मैं नोकिया का मोबाइल लिया था, लेटेस्ट लाल कलर का, कुछ E63 का सीरीज निकला था, तो भी मैंने लिया था, वो भी आपके जन्म के पहले। अभी तो सब अलग प्रकार के मोबाइल आ गए, उसमें तो बटन वाला और ये सब था, टच स्क्रीन नहीं था उसमें, तो वो टाइम पे इंटरनेट भी नहीं आता था। अभी भी वो दोनों नोकिया के मोबाइल चालू है। बाबूजी मैं वापरता नहीं है क्योंकि उसमें कुछ भी सुविधा नहीं दिखती है। हाँ लेकिन फोन लगा सकते हैं, वो सुविधा है। मुझे क्या बोलना है, वो चालू है लेकिन आज की तारीख में आउटडेटेड। वो दोनों मोबाइल मैंने बेचने बोला था कि भाई बेचे तो कितना आएगा, दोनों का मिलके उसने 100 रुपया बोला, बोलो। मैंने बोला वापस आ जा भाई, नहीं बेचने का, वो हमारी डिंगली खेलेगी, मालूम तो पड़ेगा दादा का मोबाइल ऐसा था। दो मोबाइल का चालू है, दोनों मिला के 100 रुपया बोलता है। क्या हो गया, दोनों चालू है तो सर अभी वो ऑब्सोलेसेंस है, आउटडेटेड है, ऐसा मोबाइल को यूज नहीं करता है। रियलिटी एसेट भी आउटडेटेड हो जाता है बाबूजी। जैसे हमारे पास एक टाइपिंग मशीन था, नकुल भाई, कौन यूज करने वाला है? खत्म हो गया टाइपिंग का जमाना, कट 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 करते जाओ। मुझे इतना ही बोलना है, वो टाइपिंग मशीन आज कोई एक पैसा देने वाला नहीं है, उल्टे का फेंकने के लिए जाना पड़ेगा, और वो रद्दी वाला देगा वजन के भाव में पैसा। चालू है तो भी यूज ही को इसको नहीं करना है ना, टाइपिंग कौन करेगा? मतलब एसेट का बाबूजी खात्मा हो जाता है ऑब्सोलेसेंस यानी आउटडेटेड हो जाने पर। तो ठीक है, इंट्रोडक्शन चालू है, मैं यहाँ रुकता हूँ बच्चा। दैट्स इट प्लीज।